Jatin. Un ukulele. ¿Es para mí? ¿Es por mí? No sé, pero gracias. Hermano, ¿necesitas algo? Sí, un café. ¿Por mí? Un café para mí. Aquí. Gracias. Para mí, por mí, no sé. Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Jatin, soy ingeniero y maestro de español. Bienvenidos a mi canal Español con Muchacho Indio. तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक सीखने वाले हैं। ये टॉपिक आसान इसलिए है क्योंकि जब मैं स्पेनिश सीख रहा था तो मैंने ये टॉपिक ऐसे सीख लिया था। क्या दिन थे वो? Este regalo es para o por qué difícil es español। मैं इस टॉपिक को बाद में कवर करने वाला था अपने आने वाले स्पेनिश के लेसन्स में, पर आप लोगों ने कमेंट किया कि आपको इस टॉपिक में एक वीडियो चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ जो है सबसे आसान टॉपिक पर, और वो टॉपिक है पोर और पारा। पोर y para। तो क्या आप तैयार हैं पोर और पारा सीखने के लिए? Entonces vamos a empezar। पोर एंड पारा को सिखाने के लिए लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आपको पता लग जाता है इस बात से कि पोर एंड पारा कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना वास्ट है। इसलिए मैं इस वीडियो में पोर एंड पारा के बेसिक्स को कवर करूंगा और आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एडवांस को कवर करेंगे। तो अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं पोर एंड पारा को यूज़ करने का तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहले कवर करते हैं पारा को। तो पारा का पहला इस्तेमाल होगा डेस्टिनेशन के लिए या फिर गंतव्य स्थल के लिए। अगर आप ये बताना चाहते हो कि आप कहीं जा रहे हो तो आप पारा को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोलंबिया जा रहा हूँ तो अभी तक मैं इस्तेमाल करता था जो वो ही आ कोलंबिया, या फिर अगर मैं मेक्सिको जा रहा हूँ तो जो वो ही आ मेक्सिको, या फिर अगर मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा जो वो ही अल मर्कादो। पर अगर मैं वहाँ पारा का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा जो वो ही पारा कोलंबिया। मेक्सिको के लिए मैं बोलूँगा जो वो ही पारा मेक्सिको। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा जो वो ही पारा एल मर्कादो। तो जब भी आप डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो, गंतव्य स्थल की बात कर रहे हो, तो आप इस्तेमाल करेंगे पारा को। तो पारा का उदाहरण देने के लिए मैं आपको एक गाने के बारे में बताता हूँ। एक बहुत ही सुंदर गाना है जो आप सुन सकते हो जहाँ पे पारा का इस्तेमाल हुआ है। सिंगर ये बोल रहा है कि हम एक बीच पर जा रहे हैं और गाना कुछ ऐसा है, Vamos pa la playa, sacúdete el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo más Caribe, vende tu cintura, ven hoy। तो आप इस गाने को सुन सकते हो और पारा के बारे में ज़्यादा समझ सकते हो। सो पारा इज़ फॉर डेस्टिनेशन। दूसरी जगह आप पारा का इस्तेमाल करते हो जब आप ये बताना चाहते हो कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जो estoy aprendiendo español para viajar todos los países que hablan español। मैं स्पेनिश इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं उन सारे देशों को घूम सकूं जहाँ स्पेनिश बोली जाती है। दूसरा उदाहरण, जो madrugo para hacer ejercicios। मैं जल्दी उठता हूँ व्यायाम करने के लिए, मैं जल्दी उठता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तीसरा उदाहरण, जो estudio mucho para ganar un buen trabajo। मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ ताकि मेरे को एक अच्छी नौकरी मिले। चौथा उदाहरण, जो trabajo mucho para comprar una casa grande। मैं बहुत काम करता हूँ ताकि मैं एक बड़ा सा घर ले सकूं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पारा का दूसरा इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को बताने का होता है, अपने गोल्स को बताने के लिए होता है। तो पारा का तीसरा इस्तेमाल होता है जब हम रेसिपिएंट्स की बात करते हैं या फिर उन लोगों की जिनको कोई चीज़ मिलने वाली है, जो कोई चीज़ ग्रहण करने वाले हैं। जैसे कि el regalo es
para mi novia, ये तोहफा मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। दूसरा उदाहरण, estas medicinas son para los enfermos, ये दवाइयाँ रोगियों के लिए हैं, ये दवाइयाँ बीमार लोगों के लिए हैं। तीसरा उदाहरण, este libro es para mi hijo, ये किताब मेरे बेटे के लिए है। चौथी जगह जहाँ पर हम पारा का इस्तेमाल करते हैं वो है समय सीमा, यानी डेडलाइंस। जब भी हम डेडलाइंस या समय सीमा के बारे में बात करते हैं तो भी हम पारा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, el dueño de mi apartamento necesito dinero para lunes, मेरे मकान मालिक को मंगलवार तक पैसा चाहिए। दूसरा उदाहरण, tienes que completar tu tarea para el verano, तुमको अपना होमवर्क या घर का पाठ गर्मियों से पहले पूरा करना है। तीसरा उदाहरण, tengo que pagar la factura de electricidad para 30 de mes, मुझे अपने बिजली के बिल का भुगतान महीने की 30 तारीख तक करना है। चौथा उदाहरण, Luisa tiene que completar su composición para mañana, composition का मतलब होता है संगीत की रचना करना। लुइसा, तुम्हारे को अपनी रचना कल तक पूरी कर देनी है। तो जब भी हम समय सीमा की बात करें, डेडलाइंस की बात करें, तो भी हम पारा का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पोर की, और हम ये सीखेंगे कि पोर को कहाँ कहाँ और कब इस्तेमाल किया जाता है। पोर का पहला इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन के लिए या अवधि के लिए। जब भी हमें किसी चीज़ की ड्यूरेशन को बताना है, एक अवधि को बताना है, कोई कार्य कितने समय के लिए हो रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे पोर का। उदाहरण के लिए, Juan estudia por 2 horas cada día, ख्वान रोज़ 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर 2 घंटा जो है वो अवधि है, वो एक ड्यूरेशन है। दूसरा उदाहरण, estoy de vacaciones por 2 meses, मैं 2 महीने के लिए छुट्टी पर हूँ। तीसरा उदाहरण, tienes que hervir los huevos por 10 minutos, तुम्हारे को अंडे 10 मिनट के लिए उबालने हैं। चौथा उदाहरण, jugamos al fútbol por 3 horas cada día, हम 3 घंटे के लिए फुटबॉल खेलते हैं हर रोज़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम अवधि की बात करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो हम पोर का इस्तेमाल करेंगे। पोर का दूसरा इस्तेमाल होता है जब हम प्रेरणा की बात करते हैं, मोटिव की बात करते हैं या मोटिवेशन की बात करते हैं। उदाहरणों से ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण, Los padres trabajan mucho por sus hijos, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा उदाहरण, John hace muchas cosas buenas por su novia, जॉन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारी प्यारी चीज़ें करता है। तो आपने देखा कि इन दोनों उदाहरणों में लोग प्रेरित हैं, दे हैव अ मोटिव, वो मोटिवेटेड हैं, वो प्रेरित हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। तो हम यहाँ पर पोर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा उदाहरण, por su amor a la comida Daniela aprendió a cocinar, भोजन के प्रति प्यार के कारण डैनियला ने खाना बनाना सीखा। तो यहाँ पर मोटिव, यहाँ पर प्रेरणा था, खाने के प्रति प्यार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोर को हम मोटिव के लिए, प्रेरणा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। पोर का तीसरा इस्तेमाल तब होता है जब हम अदला बदली की बात कर रहे हों, एक्सचेंज। उदाहरण के लिए, yo te doy $3 por 200 रुपयास, मैं तुम्हें $3 दूंगा और तुम मुझे 200 रुपये दोगे। या फिर मैं तुम्हें $3 देता हूँ 200 रुपये के बदले। दूसरा उदाहरण, Javier vendió su moto
por una guitarra. खावियर ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी एक गिटार के लिए। तीसरा उदाहरण, te pago 30 rupias por una botella de agua. मैं तुम्हारे को 30 रुपये देता हूँ एक बोतल पानी के लिए। चौथा उदाहरण, mi amigo me dio $5 por mis zapatos. मेरे दोस्त ने मुझे मेरे जूतों के लिए $5 दिए और मैंने उसे अपने जूते दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा कि पोर को आप आदान प्रदान, लेन देन के लिए, एक्सचेंज के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। चौथी जगह जहाँ हम पोर का इस्तेमाल करते हैं वो है मेजरमेंट, माप या नपाई। उदाहरण के लिए, el coche iba a 100 kilómetros por hora. गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही थी। दूसरा उदाहरण, yo puedo escribir 200 palabras por minuto. मैं 200 शब्द लिख सकता हूँ 1 मिनट में। तीसरा उदाहरण, Arnold hace 3 flexiones por segundo. आर्नोल्ड 1 सेकंड में 3 पुशअप कर सकता है। चौथा उदाहरण, El gobierno permite llevar 2 botellas de alcohol por cada persona en el avión. सरकार ने ये अनुमति दी है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बोतल शराब की लेकर हवाई जहाज में चढ़ सकता है। तो इन उदाहरणों को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मेजरमेंट यानी नपाई या माप के लिए पोर का इस्तेमाल करते हैं। पोर का 5वां इस्तेमाल होता है मूवमेंट के लिए। कोई चीज़ चल चुकी है, चल रही है या चलने वाली है, किस माध्यम से चलने वाली है, कहाँ चलने वाली है, तो भी हम पोर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे कि me gusta caminar por la playa. मेरे को समुद्र तट पर चलना पसंद है। तो मेरा चलना जो है वो समुद्र तट के किनारे है, तो मैं वहाँ पर पोर का इस्तेमाल करूँगा। दूसरा उदाहरण, el ladrón entró la casa por la ventana. चोर घर के अंदर खिड़की के द्वारा आया। तो यहाँ पर हमने बताया माध्यम कि चोर कैसे आया, por la ventana, खिड़की के द्वारा आया। उसका जो मूवमेंट था वो खिड़की के द्वारा था। तीसरा उदाहरण, María llega a su escuela pasando por el parque. मरिया अपने स्कूल पार्क से गुजरते हुए पहुंचती है। तो मरिया का पार्क से गुजरना एक मूवमेंट है, इसलिए हमने पोर का इस्तेमाल किया है। चौथा उदाहरण, जो llegue a México por Estados Unidos. मैं अमेरिका होते हुए मेक्सिको पहुंचा। यहाँ पर मूवमेंट है मेरा, मेक्सिको जाना अमेरिका के होते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम मूवमेंट के लिए पोर का कैसे इस्तेमाल करेंगे। पोर का छठा इस्तेमाल होता है जब हम बात कर रहे होते हैं माध्यम की, मीडियम। हम किस माध्यम से कुछ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, mis padres están hablando con mi hermana por el teléfono. मेरे माता पिता मेरी बहन से बात कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। तो यहाँ पर जो माध्यम है वो है फ़ोन। तो जब भी हम किसी माध्यम के बारे में बात करते हैं तो भी हम पोर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उदाहरण, yo voy a enviarte mis documentos por el correo electrónico. मैं आपको अपने सारे दस्तावेज भेज दूंगा ईमेल के द्वारा। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप पोर को माध्यम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक बेसिक वीडियो पोर एंड पारा पर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम साथ में स्पेनिश सीखेंगे और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू। अगले वीडियो तक, hasta luego, चाओ।